अफेयर नोट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी से रिलेटेड। जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी का टॉपिक है ये सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ही बेनिफिशियल नहीं है, जैसे कि हम इसकी पहले सीरीज़ भी डिस्कस कर चुके हैं इन पार्ट 1 में। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं वहाँ भी फ़ाइनेंस का एक पोर्शन आता है, तो उसमें भी फ़ाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। प्लस जो MBA फ़ाइनेंस कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। प्लस ऐसे किसी फील्ड में स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे फ़ाइनेंस का एक सब्जेक्ट उनके पास है, वहाँ पर भी ये जो टॉपिक है उनके लिए रिलेवेंट होगा। सो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किसी भी बिज़नेस की हम बात करें, चाहे वो स्मॉल लेवल बिज़नेस है या लार्ज फर्म्स हैं, उन सभी बिज़नेसेस को अपने फ़ंड्स को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिज़नेस, यानी किसी भी बिज़नेस फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर को डिस्कस करना। अब कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर हम टर्म डिस्कस करें, लेमैन को समझाने के लिए टर्म क्या है, जिसमें हम प्रपोर्शन डिसाइड करते हैं कि एक बिज़नेस फर्म के अपने फ़ंड्स कितने होंगे और वो उधार पर कितने फ़ंड्स लेगा। और ये जो दोनों डिसीजंस हैं वो किन बातों को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं कि कौन से जो फ़ंड्स हैं दोनों में से वो हमारे लिए रिस्की हैं और कौन से ऐसे हैं जो हमारे लिए कॉस्टली हैं। तो हमारे को रिस्क फैक्टर को ज़्यादा देखना है कि रिस्क को मिनिमम करना है, कॉस्ट को ज़्यादा, या कॉस्ट को मिनिमम करना है या रिस्क को ज़्यादा। तो दोनों चीज़ें जब एक साथ मिनिमम हो जाती हैं, या ये कह सकते हैं हम कि स्टेबल हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हर एक बिजनेसमैन की यही कोशिश रहती है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को बिल्डअप करें। सेकेंड पॉइंट है सिलेक्टिंग अ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात करें तो यानी कि हम कहाँ कहाँ से फ़ाइनेंस को रेज़ कर सकते हैं। तो एक बिज़नेसमैन के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनके थ्रू वो फाइनेंस को रेज़ कर सकता है। वो लॉन्ग टर्म की फॉर्म में हो सकते हैं, मीडियम टर्म की फॉर्म में, शॉर्ट टर्म की फॉर्म में। लॉन्ग टर्म में जो टेन्योर रहता है वो 5 ईयर्स से ज़्यादा का होता है, मीडियम टर्म में अप टू 5 ईयर्स एंड शॉर्ट टर्म में लेस देन अ ईयर। तो जैसी बिज़नेस हाउसेस की रिक्वायरमेंट होती है उसके बेसिस पे ही वो डिसाइड करते हैं कि कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस में वो इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ओवर हेयर इज़ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। बिजनेस एंटरप्राइजेज जब भी लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम पर उन्हें इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लेना पड़ता है। वो जो इन्वेस्टमेंट डिसीज़न है वो किस चीज़ के रिगार्डिंग लिया जाता है, वो होता है रिगार्डिंग रिस्क एंड रिटर्न फैक्टर। क्योंकि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म एसेट्स का जो बेनिफिट है हमारे को फ्यूचर में पता चलता है, और फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। तो इसीलिए जब भी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो इन दो फैक्टर्स को, दैट इज़ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क, इनको इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी एक मेन फंक्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट ओवर हेयर इज़ मैनेजमेंट ऑफ कैश। अब किसी भी बिज़नेस एंटरप्राइजेस की बात करें तो कैश उनके लिए एक ब्लड की तरह काम करता है। अगर उनके पास ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कैश है तो वो बिज़नेस को सर्वाइव कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। हमेशा उन्हें ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि ऑप्टिमम लेवल कितना है कैश का, जो उन्हें हमेशा चाहिएगा ही। एंड हमेशा एक सरप्लस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने पास मेंटेन करके रखना। प्लस जो भी रिसीवेबल फॉर्म्स में उनके पास कैश आना है उन सब लोगों से वो टाइमली बेसिस पर कैश जो है वो रिसीव करें। सो मैनेजमेंट ऑफ कैश में मेन हमारा क्राइटेरिया इन्हीं सब चीज़ों के रिगार्डिंग रहता है, क्योंकि कैश जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा लिक्विड करंट एसेट की तरह काम करता है। लास्ट पॉइंट ओवर हेयर इज़ फाइनेंशियल कंट्रोल, जिसमें कि बजट एंड कॉस्ट, दो फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, इनको कंट्रोल किया जाता है। कैसे कंट्रोल किया जाएगा, पहले तो इनके स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, फिर पिछले साल का हमारा क्या क्राइटेरिया रहा, पिछले साल बजट कैसा रहा और पिछले साल की कॉस्ट कितनी लगी है और इस साल कितनी लग रही हैं, उन दोनों को कंपेयर किया जाता है। डेविएशंस अगर ज़्यादा आ रही हैं या मिनिमम डेविएशंस भी आ रही हैं तो उस केस में रीजंस फाइंड आउट किए जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पिछले साल और इस साल में बहुत ज़्यादा गैप आया है। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स ऑफ फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, गोल्स ऑफ फाइनेंस फंक्शंस। देयर आर 2 गोल्स जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज द नेम सेज कि बिजनेस फर्म्स जो हैं ऐसा गोल डिसाइड करते हैं जिसमें जो भी प्रोजेक्ट्स में वो इन्वेस्ट कर रही हैं वहाँ से उन्हें प्रॉफिट्स हो। यानी ये एक ऐसी अप्रोच है, इसमें हम सिर्फ उन एक्टिविटीज़ में ही इन्वेस्ट करेंगे जो कि हमारे को प्रॉफिट इंक्रीज़ करने में हेल्प करिए। सो दैट मीन्स जो प्रॉफिट डिक्रीज़ कर रही हैं हम उनको क्या करेंगे, उनको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे।
तो इसमें हमेशा एक ही टेस्ट की अगर हम बात करें, वो टेस्ट क्या लिया जाता है कि ऐसे एसेट्स या ऐसे प्रोजेक्ट्स में या ऐसे डिसीजंस लिए जाएं जो कि बिज़नेस फर्म्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल हो, और जो कि प्रॉफिटेबल नहीं है उनको क्या कर दिया जाए, उनको रिजेक्ट कर दिया जाए, ताकि जो भी रिसोर्सेज हैं उनका इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके। और जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में बिज़नेस हाउसेस को ऐसे एसेट्स में पैसा लगाना चाहिए जहाँ पर उनकी अर्निंग जो है वो मैक्सिमम हो सके, क्योंकि मैक्सिमम अर्निंग्स होगी तो वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देंगे शेयर होल्डर्स को। अब शेयर होल्डर्स को अगर डिविडेंड ज़्यादा जाएगा तो वो डायरेक्टली किससे रिलेट करेगा, फर्म की मार्केट वैल्यू से, विच लेड्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी अप टू द ऑप्टिमम लेवल, यानी कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। सो बेटर द परफॉर्मेंस हायर इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो इन्हीं दो बातों को ध्यान में रखते हुए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच को बिजनेस फर्म्स जो हैं वो यूटिलाइज़ करती हैं। नाउ हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच का एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच का, कि बिजनेस हाउसेस अगर दोनों को यूज़ करें तो दोनों के बीच में कंपैरिजन क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज कंसेप्ट, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो हमने डिस्कस भी किया है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिससे प्रॉफिट हो रहा है उनको लेना और जिनसे नहीं हो रहा उनको रिजेक्ट कर देना। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की हम बात करें तो इसका गोल क्या है कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स को इम्प्रूव करना, परफॉर्मेंस ताकि बेटर हो सके। सेकेंड पॉइंट इज़ रिस्क फैक्टर, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो तो इग्नोर कर देता है कि जहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा उनको नहीं लेना, तो वहाँ पे रिस्क भी नहीं कंसीडर किया जाता। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में रिस्क कंसीडर किया जाता है, हायर द रिस्क हायर द वेल्थ। देन इज़ यूसेज, कि कहाँ पे हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या करता है, हेल्प्स इन अचीविंग एफिशिएंसी इन डे टू डे ऑपरेशंस, यानी आपका जो रोज़ का खर्चा है, मटेरियल का खर्चा है, लेबर का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, उन सब एक्सपेंसेस को बिल्टअप करने के लिए या फुलफ़िल करने के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच बनाई गई है। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच का जो ऑब्जेक्टिव रहता है या यूसेज रहता है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो लॉन्ग टर्म के लिए कैसे पॉसिबल हो सके। लास्ट पॉइंट इज़ फोकस। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में क्योंकि हम जहाँ पे प्रॉफिट्स नहीं हो रहे उसको इग्नोर कर देते हैं, तो इसलिए शॉर्ट रन के लिए वर्क करता है। आज प्रॉफिट हो रहा है, हो सकता है कल प्रॉफिट ना भी हो। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी की परफॉर्मेंस को बेटर करना, और वो कैसे बेटर हो सकती है जब हम अपने स्टेक होल्डर्स को टाइमली बेसिस पे डिविडेंड्स या रिटर्न्स प्रोवाइड करेंगे। सो इसकी अप्रोच क्या रहती है, लॉन्ग रन अप्रोच या लॉन्ग रन फोकस। So with this I am ending the video. If you like the video then please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.